हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो हमने पिछले पार्ट में कुछ थ्योरीज पढ़ी थी जो कि सेक्स डिटरमिनेशन के ऊपर थी, ठीक है, जिन्हें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और सेक्स डिटरमिनेशन के ऊपर कुछ थ्योरीज फाइव थ्योरीज लेकर के आए, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एंड ऑल। ओके, तो अब हमें पढ़ना है लिंकेज क्या होता है, ठीक है। और एक और उसमें मेन टॉपिक था पिछले पार्ट में जिसका नाम था गायनेटोकॉर्प, ठीक है। तो ये सब आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं लिंकेज पढ़ना। लेकिन हाँ, एक और मैं आप लोगों से बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर आप चैनल पे पहले भी आ चुके हैं और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। ओके, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स में, जितना आप लोगों से पॉसिबल हो सके, जितने भी बच्चे आप लोगों के कांटेक्ट में हैं क्लास 9 से 12 तक के सभी को शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि जितनी भी वीडियोस अपलोड हो सबसे पहले उनकी लिंक आप लोगों तक पहुंच सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट लिंकेज। देखिए लिंकेज क्या होता है। फर्स्ट टाइम लिंकेज को पॉइंट किया था, लिंकेज वर्ड को सबसे पहले पॉइंट किया था, ठीक है। लिंकेज वर्ड पहले लिंकेज टॉप पहले जिसको सबसे पहले पॉइंट किया था सटन एंड बोवेरी। सटन एंड बोवेरी साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया था, पॉइंट किया था इस टर्म पे डिस्कवरी की थी, ठीक है। लेकिन इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव, लेकिन पॉइंट तो किया था सटन एंड बोवेरी साइंटिस्ट, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किसने किया था, लिंकेज टर्म को। देखिए साइंस एंड सब्जेक्ट है इसमें कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि कोई भी चीज जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होना चाहिए। तो इस टर्म को, लिंकेज टर्म को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, टीएच मार्गन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंटली। ओके, किसमें इन्होंने प्रूफ किया था, टीएच मार्गन ने। तो इन्होंने प्रूफ किया था, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला फ्लाई, ड्रोसोफिला फ्लाई के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और लिंकेज टर्म को इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, प्रूफ किया था, ठीक है। जिसमें इन्होंने ये बताया था 2 और मोर देन 2 जीन व्हिच आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है। बताया था इन्होंने कि 2 और मोर देन 2 जीन, ठीक है, जो कि लोकेटेड होंगे, ठीक है, क्या होंगे, लोकेटेड होंगे कहां पे, सेम क्रोमोसोम पे या फिर और डिफरेंट क्रोमोसोम पे, या तो सेम पे रहे या तो डिफरेंट क्रोमोसोम पे रहे। ओके, इन्होंने क्या बताया था कि 2 और मोर देन 2 जीन लोकेटेड ऑन सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम, ये क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, इनहेरिट टुगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन। या तो सेम क्रोमोसोम पे रहे या फिर वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे रहे, अगले जनरेशन में वो एक साथ ही इनहेरिट करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। सटन बोवेरी साइंटिस्ट की जो ये डिस्कवरी थी, लिंकेज टर्म को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था टीएच मार्गन ने। इन्होंने क्या प्रूव किया था, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। इस जीन को हम कहते हैं लिंक्ड जीन। और इस देखो ये जो देखिए जो जीन है ना, इस जीन को हम लोग क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम से जानते हैं, लिंकेज, ठीक है। क्लियर हुआ। लिंकेज टर्म क्या है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए क्या होता है कि 2 और मोर देन 2 जीन located on same or different chromosome are inherit together in next generation and this type of gene is known as linked gene, or this process is known as what, linkage। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई। अब देखिए लिंकेज भी कुछ टाइप्स के होते हैं। लिंकेज भी कितने टाइप के होते हैं, लिंकेज भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ लिंकेज। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ लिंकेज, ठीक है। लिंकेज कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि लिंकेज इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कंप्लीट लिंकेज एंड सेकंड वन इज इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब हमें स्टार्ट करना है कंप्लीट लिंकेज के बारे में स्टडी करना। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट कंप्लीट लिंकेज। फर्स्ट वन इज कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, इसमें क्या बताया गया है, टीएच मार्गन साइंटिस्ट ने इसमें क्या बताया, चलिए समझ लेते हैं। सच टाइप ऑफ लिंकेज इन व्हिच linked gene inherit in next generation in continuous form in 2 or more than 2 generation, ठीक है। देखिए जो लिंक्ड जीन होता है ना, लिंक्ड जीन वो क्या करता है, इनहेरिट करता है, इन
नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन कितनी होती है, नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली इनहेरिट करता है इन 2 और मोर देन 2 नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, क्लियर हुआ है। 2 या 2 से अधिक भी नेक्स्ट जनरेशन में ये क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज शो होता है। जब देखिए कोई भी जीन है, जब लिंक जीन जो है वो इनहेरिट करता है नेक्स्ट जनरेशन में, सिंपल सी बात है, कोई भी लिंक जीन इनहेरिट करता है नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन क्या होता है कंप्लीट लिंकेज में, तो उनको कंटिन्यूअसली क्या होता है, इनहेरिट करता है, कंटिन्यूअसली इनहेरिट करता है, 2 और 2 से भी ज्यादा है नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, इसके अंदर ये शो किया गया था। देखिए सबसे पहली बात है टीएच वालन साइंटिस्ट ने एक ही एग्जांपल लिया था, ड्रोसोफिला फ्लाई, ड्रोसोफिला फ्लाई को लिया था, इसी के ऊपर अपने मोस्ट ऑफ द एग्जांपल क्या किए थे, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स अपने किए थे। चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है, क्या है ये, देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेल बॉडी है और इधर है फीमेल बॉडी, ठीक है, इधर जो बॉडी है ग्रे बॉडी है और इसके विंग्स जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, और जो फीमेल है उसकी जो बॉडी है वो ब्लैक बॉडी है और वेस्टिजियल क्या है, इसके विंग्स है, ठीक है, तो मेल ग्रे और नॉर्मल और फीमेल ब्लैक और वेस्टिजियल है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम लिखते हैं b by v और b by v, ठीक है, इसे लिखेंगे स्मॉल b by स्मॉल b और स्मॉल b by स्मॉल b। जब ये क्रॉस करेगा तो बताइए क्या बनेगा, कैपिटल B by कैपिटल B, स्मॉल b by स्मॉल b, ठीक है, ये भी तो बनेगी हमारी नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल ऑर्गन था लेकिन हाइब्रिड था, ठीक है, क्या हुआ 100% हेट्रोजीनस बना, हेट्रोजीनस यानी कि सेम नहीं बना, हेट्रोजीनस कैसा बना, ग्रे एंड बताइए वेस्टिजियल बना, क्योंकि देखिए इसका एक कैरेक्टर आया और इसका एक कैरेक्टर आया, दोनों बन गया ना, तो ग्रे बॉडी बनी और वेस्टिजियल क्या बन गया, विंग्स बन गए, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखिए ये तो F1 जनरेशन बनी, जब टेस्ट क्रॉस होगा तो नॉर्मल जनरेशन में कैसे, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कैसे बनेगी, तो इसके लिए आपको भाई पुनेट स्क्वायर चार्ट बनाना है और उसके बाद क्लियर करना है कि कैसे नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर नहीं है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि पुनेट स्क्वायर चार्ट कैसे बनता है, तो आप लोग पिछले लेक्चर्स क्लियर करिए पहले, उसके बाद आइए, ठीक है, जिससे कि आप लोग क्लियर हो सके कैसे ये इसके पुनेट स्क्वायर चार्ट बनाना, कैसे हमारी एक्टिव जनरेशन बनके तैयार होगी, ठीक है, जिसके लिए आपको पहले पुनेट स्क्वायर चार्ट पढ़ना है, पुनेट स्क्वायर चार्ट मैंने मेंडल्स के लॉ में पढ़ा चुका है, ठीक है, तो आपको उससे पहले नोटिस नहीं, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट लिंकेज क्या पुनेट स्क्वायर चार्ट जो है वो कैसे बनेगा, ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले नेक्स्ट क्लास में फिर पुनेट स्क्वायर चार्ट बनता है। अब देखिए कंप्लीट लिंकेज समझ में आ गया, अब हमें पढ़ना है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, कैसे होता है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इनकम्प्लीट लिंकेज। सेकंड है इनकम्प्लीट लिंकेज। इसमें क्या होता है, क्या है इनकम्प्लीट लिंकेज, इसमें टीएच मार्कर ने क्या कहा, देखिए such type of linkage in which linked gene inheritable in F1 generation is not contiguous in 2 or more than generation, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि जो जीन होता है, ठीक है, जो कैसा जीन होता है, लिंक्ड जीन होता है, लिंक्ड जीन क्या होता है, ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करता है सिर्फ किसमें, 1 जनरेशन में, ठीक है, it is not continuously inherit, ये continuously inherit बताइए होता है, नहीं होता है, ठीक है, देखिए कंप्लीट लिंकेज जो था वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, इनहेरिट हो रहा था 2 और मोर देन 2 जनरेशन में, लेकिन वही इनकम्प्लीट जीन जो है, इनकम्प्लीट लिंकेज जो है उसमें लिंक्ड जीन क्या होता है, सिर्फ एक ही जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है, सिर्फ F1 जनरेशन में, 1 जनरेशन इन द सेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ F1 जनरेशन में, ठीक है, सिर्फ F1 जनरेशन में ही इनहेरिट होता है, इसलिए हम इसे कहेंगे इनकम्प्लीट जीन, जो कि इनकम्प्लीट लिंकेज जो कि हमेशा ट्रांसफरेबल नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका एग्जांपल ड्रोसोफिला फ्लाई होगी, लेकिन कौन सी होगी, फीमेल ड्रोसोफिला फ्लाई, ठीक है, इन्होंने कोई और एग्जांपल नहीं दिया तो बात सिंपल है ना,
तो आपको बस एक ही एग्जांपल याद रखना है, इसमें आपकी कंप्लीमेंट सिमिलर प्रोसेस का अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, इस एग्जांपल क्लियर हो गया। अब देखिए अब हमें समझना है कपलिंग हाइपोथेसिस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट कपलिंग हाइपोथेसिस। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट कपलिंग हाइपोथेसिस। कपलिंग हाइपोथेसिस क्या होती है, चलिए हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए टू डोमिनेंट एलील ऑफ अ जीन आर बोथ प्रेजेंट इन वन पैरेंट whereas two recessive gene present in another parent is known as coupling hypothesis, ठीक है। देखिए टू डोमिनेंट जीन जो है वो वन पैरेंट पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है टू डोमिनेंट जीन वन पैरेंट पे प्रेजेंट रहे और टू रिसेसिव जीन जो है वो अनदर पैरेंट पे प्रेजेंट रहे, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कपलिंग हाइपोथेसिस। क्लियर ना। जैसे कि ये पैरेंट है तो इसमें दोनों क्या है, डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है और एक ये पैरेंट है जिनपे दोनों स्मॉल जीन प्रेजेंट है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बताइए, कपलिंग हाइपोथेसिस। क्लियर है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट होगा, इससे इजी टॉपिक तो आपको अब तक का कोई नहीं मिला होगा, वैसे तो सभी टॉपिक इजी है, ठीक है। अब देखिए कपलिंग हाइपोथेसिस क्लियर हो गया है ना, कि क्या है कपलिंग हाइपोथेसिस, जब दो डोमिनेंट जीन जो है प्रेजेंट रहेंगे वन पैरेंट पे और अगर टू रिसेसिव जीन जो है प्रेजेंट रहेंगे अनदर पैरेंट पे, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कपलिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हमें समझना है रिपल्सन हाइपोथेसिस क्या होता है। तो अब हमें समझना है रिपल्सन हाइपोथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, रिपल्सन हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, रिपल्सन हाइपोथेसिस कंसीडर्ड एज टू डोमिनेंट जीन और एलील प्रेजेंट इन टू डिफरेंट पेरेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू डोमिनेंट और रिसेसिव जीन present on two different parents। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिपल्सन हाइपोथेसिस। देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा, कपलिंग मतलब एक ही पे और रिपल्सन यानी कि अलग है ना, नाम से समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि पैरेंट है और एक ये पैरेंट है, इन पे अगर डोमिनेंट जीन ए प्रेजेंट है तो इन पे डोमिनेंट जीन बी प्रेजेंट रहेगा, इन पे डोमिनेंट इन पे रिसेसिव जीन ए प्रेजेंट है तो इन पे रिसेसिव जीन बी प्रेजेंट रहेगा, हो सकता है इन पे रिसेसिव जीन ए प्रेजेंट हो इन पे रिसेसिव जीन बी प्रेजेंट है ना। तो देखिए यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी है, दोनों क्या है, डोमिनेंट है और ये दोनों रिसेसिव है, सेम पे तो नहीं है, अलग अलग है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिपल्सन हाइपोथेसिस। क्लियर हो गया। क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए हमें समझना है लिंकेज ग्रुप क्या होता है। तो देखिए इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्या होता है लिंकेज ग्रुप, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज ग्रुप, ठीक है। लिंकेज ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं लिंकेज ग्रुप, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर में होते हैं, तो ये लिंकेज ग्रुप है, ठीक है। वैसे ड्रोसोफिला में 4 पेयर में होते हैं, ये भी लिंकेज ग्रुप है। पी में 7 पेयर में होते हैं, ये भी लिंकेज ग्रुप है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्रॉसिंग ओवर, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉसिंग ओवर, also called as recombination, ठीक है। ये कैसी प्रोसेस होती है, चलिए अब हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ टाइप्स वगैरह रहेंगे, सब कुछ हम डिटेल में समझ लेते हैं। लेकिन हाँ एक चीज मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ओके, एज सून एज पॉसिबल। देखिए क्रॉसिंग ओवर जैसे रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ये क्या होता है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन in which exchange of chromatin segment between homologous pair of chromosome, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज किसका एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज ऑफ
क्रोमेटिड सेगमेंट, क्रोमेटिड सेगमेंट, क्रोमेटिड सेगमेंट का इसमें एक्सचेंज होता है किसके बीच में, बिटवीन होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, क्रोमेटिड सेगमेंट का। और जैसे ही ये सब हो जाता है, क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो जाता है, क्रोमेटिड सेगमेंट का एक्सचेंज हो जाता है क्रोमोसोम पे, ठीक है, तब क्या होता है, तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जैसे ही होता है तुरंत चेस्मेटा का फॉर्मेशन होता है, चेस्मेटा का फॉर्मेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर फिनिश होने के तुरंत बाद चेस्मेटा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, चेस्मेटा फॉर्म, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस स्टेज में होता है, तो पैरासिटिक स्टेज में होता है, ठीक है। किस स्टेज में होता है, तो टेक प्लेस इन पैरासिटिक स्टेज, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतने में तो कोई डाउट नहीं होगा। तो पैरासिटिक स्टेज जिसे हम एक और नाम से जानते हैं प्रोफेज, ठीक है। और ये इसका स्टेज होता है, पैरासिटिक स्टेज इसका स्टेज है, तो ये स्टेज होता है, जाने माने एक वर्ड है जिसका नाम है मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन में पैरासिटिक स्टेज होती है जिसे हम प्रोफेज भी कहते हैं, तो उसमें ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर अपना काम ये सब करता है, ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी होता है, चलिए हम मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर का, फिर क्रॉसिंग ओवर का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ओके, सो अब हमें पढ़ना है क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ मैकेनिज्म है, कौन कौन सा मैकेनिज्म है, तो देखिए इसके टोटल 3 मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है साइनेप्सिस, ओके। सेकंड होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड थर्ड होता है, लास्ट वन होता है जिसका नाम ही होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिनेप्सिस से पढ़ना। सिनेप्सिस क्या है, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सिनेप्सिस। ओके, सो सबसे पहले हमें पढ़ना है सिनेप्सिस के बारे में। सिनेप्सिस क्या है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम व्हिच अपीयर एज अ बाइवैलेंट स्ट्रक्चर इन ज़ाइगोटीन स्टेज, ठीक है, ऑफ प्रोफेज मेयोसिस सेल डिवीजन इज नोन एज सिनेप्सिस। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाना, ठीक है। उसके बाद इसका अपीयर होना, अपीयर इन ए बाइवैलेंट स्ट्रक्चर, बाइवैलेंट स्ट्रक्चर में इसका अपीयर हो जाना, ठीक है। कहां पे, तो इन जाइगोटीन स्टेज, जाइगोटीन स्टेज में इसका अपीयर हो जाना बाइवैलेंट फॉर्म में। जाइगोटीन स्टेज किसकी, तो ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज इन द सेंस व्हाट, प्रोफेज किसकी स्टेज होती है, मियोसिस सेल डिवीजन की। प्रोफेज को हम एक और नाम से जानते हैं, अभी मैंने बताया, बताइए किस नाम से जानते हैं प्रोफेज को, तो पैरासिटिक स्टेज, ठीक है। इसे हम कहते हैं इस पूरी प्रोसेस को पेयरिंग हो जाना, क्रोमोसोम का अपीयर हो जाना उसका बाइवैलेंट स्ट्रक्चर में। उसके बाद बाइवैलेंट स्ट्रक्चर किसमें बन जाना, जाइगोटीन स्टेज में। और जाइगोटीन स्टेज कहां होती है, तो प्रोफेज की फेज में। प्रोफेज किसकी फेज है, तो मियोसिस सेल डिवीजन की फेज है। और प्रोफेज फेज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं पैरासिटिक स्टेज, ठीक है। क्लियर हुआ, सिनेप्सिस की प्रोसेस क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए सेकंड मैकेनिज्म जो होता है वो होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो चलिए हम समझते हैं क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन क्या है। सेकंड है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन
कैसे होता है और इसे समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए इन दिस स्टेज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अंडरगोज रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है ना कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये क्या करता है, ये कर जाता है रेप्लिकेशन, ठीक है, ये रेप्लिकेट कर जाता है और उसके बाद फॉर्म कर देता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है, और फॉर्म करेगा किसको, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेट करेगा और फॉर्मेशन करेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, ठीक है। कहां पे, क्रोमोसोम में, जो कि टेट्रावैलेंट फॉर्म में होता है। कहां पे इसका फॉर्मेशन करेगा, तो बताइए, फॉर्मेशन करेगा क्रोमोसोम में, किस फॉर्म में, तो किस फॉर्म में करता है, टेट्रावैलेंट फॉर्म में। क्लियर हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब हमें समझना है थर्ड पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, दैट इज इन रियलिटी क्रॉसिंग ओवर। ओके, क्रॉसिंग ओवर अब हम समझ लेते हैं। थर्ड फेज है मैकेनिज्म की और लास्ट फेज है। थर्ड फेज है क्रॉसिंग ओवर। ये कैसी फेज है, इसमें क्या होता है, देखिए, आफ्टर टेट्रावैलेंट फॉर्म एक्सचेंज क्रोमेटिड सेगमेंट ऑकर इन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें कुछ खास नहीं होता है। जो टेट्रावैलेंट फॉर्म बन गया ना, टेट्रावैलेंट फॉर्म बना ना सेकंड स्टेज में, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम में टेट्रावैलेंट फॉर्म जो बना, ठीक है, वो क्या हो जाता है, एक्सचेंज कर देता है, एक्सचेंज करता है किसको, क्रोमेटिड सेगमेंट को। कहां पे, तो बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है मैकेनिज्म तो खत्म हुई क्रॉसिंग ओवर की। अब हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर की अगर बात करें तो क्रॉसिंग ओवर भी 3 काइंड के होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर, डबल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्या होता है काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, चलिए अब हम इसे समझ लेते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो ये भी 3 टाइप का होता है, ठीक है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज सिंगल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर, सेकंड वन इज डबल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर, एंड थर्ड वन इज मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर क्या है, डबल स्टैंडर्ड क्या है और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट सिंगल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर। So if we talk about single strand crossing over, then in this crossing over, exchange of chromatin segment take place at one side. Okay, इसमें क्या होता है कि exchange of chromatin segment at only one side, ठीक है। क्लियर हो गया सिंगल स्ट्रैंड क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक साइड से होता है, जैसे कि ये था आपका क्रोमेटिड का सेगमेंट एक हुआ, ठीक है, और दूसरे क्रोमेटिड का सेगमेंट ये रहा। इसमें एक साइड से क्रॉसिंग ओवर हुआ, दूसरे साइड से नहीं हुआ। बताइए क्रॉसिंग ओवर सिर्फ यहीं पे हुआ, तो ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर हुआ ना। क्लियर हो गया सिंगल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर। अब हमें पढ़ना है डबल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट डबल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर।
सेकेंड वन इज डबल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चेस्टनटा का फॉर्मेशन कब होता है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है। तो चेस्टनटा फॉर्म करता है एट टू पोजीशन। देखिए मैं दो लाइन में से आपको बता रही हूँ, मैंने कहा था कि एक ही जगह से क्रॉसिंग ओवर होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर वहां पे चेस्टनटा फॉर्म किया, उससे भी मैंने यहाँ दूसरा लाइन में बताया कि चेस्टनटा फॉर्म एट टू पोजीशन, क्या है कि जब दो पोजीशन पे क्रॉसिंग ओवर होगा तो दो पोजीशन पे चेस्टनटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये आपका एक था क्या, क्रोमेटिड था ना, फिर यहाँ पे एक और क्रोमेटिड है, ये यहाँ से भी इसको क्रॉस कर गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, और इधर से भी क्रॉसिंग ओवर हो गया, दो जगह से क्रॉसिंग ओवर हुआ ना। तो इसे ही हम क्या करेंगे कि डबल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब हमें पढ़ना है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। सो थर्ड वन इज मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसे हम क्या समझते हैं, देखिए सिंगल और डबल का जो नॉर्मल था। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि चेस्टनटा फॉर्म करता है टू और मोर देन टू पोजीशन। ठीक है, चेस्टनटा का फॉर्मेशन होता है, चेस्टनटा फॉर्म ऑन मोर देन टू पोजीशन। चेस्टनटा का फॉर्मेशन होता है मोर देन टू पोजीशन। ठीक है, जैसे कि देखिए ये था एक क्रोमेटिड था ना, और एक क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड है। ठीक है, अगला क्रोमेटिड जो है यहाँ पे, ये तो आपको नॉर्मली इससे क्रॉस हो ही जाएगा, तो यहाँ पे तो हो ही गया, क्रॉसिंग ओवर हुआ ना, चेस्टनटा का फॉर्मेशन हो गया। अब अगला क्या होगा कि इधर क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, इधर क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे भी तो क्रॉस किया, देखिए तो यही क्या है, इधर हुआ, फिर इसके बाद ये दोनों भी है, तो इन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। क्लियर हो गया मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर भी, कोई डाउट नहीं है। अब हमें पढ़ना है जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन। सो नाउ वी आर टू स्टडी अबाउट जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है इससे हम समझते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव बोथ कैरेक्टर ऑफ पैरेंट नोन एज रिकॉम्बिनेंट और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म और रिकॉम्बिनेशन इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन कॉजेस द वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल। देखिए जेनेटिक वेरिएशन में क्या होता है कि एक मदर है, फादर है, दोनों में कैरेक्टर क्या हो गया, ट्रांसमिट कर गया, नेक्स्ट जनरेशन में तैयार हो गई, है ना। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन में तैयार हो गई, इसमें मदर में भी कैरेक्टर है, फादर में भी कैरेक्टर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, तो हो सकता है कि इनके में फादर की आईज चली गई हो, ठीक है, तो मदर के हेयर चले गए, हो सकता है कि फादर की में हाइट चली गई हो, ठीक है, तो मदर के कलर चला गया हो। ठीक है, तो क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन के सेंस में वेरिएशन हो गया, बहुत सारे जनरेशन बनेंगे और सभी जनरेशन में क्या होंगे, चेंजेस ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। ठीक है, वेरिएशन होता रहेगा, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। ओके, क्लियर है, कुछ था नहीं इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेशन। ठीक है, तो देखिए अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक म्यूटेशन है और नेक्स्ट प्लॉइडी एंड देन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो आई होप कि ये चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में फिनिश हो जाए। ओके, तो फिर हम म्यूटेशन टॉपिक जो है अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट है अगर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम रिगार्डिंग, प्रैक्टिकल एग्जाम रिगार्डिंग एंड कोई भी अगर डाउट है, ठीक है, कोई भी इन द सेंस कैसा भी डाउट, कोई भी डाउट आप लोग क्लियर किया जाएगा। आप लोग बस कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, as more as you can possible. ओके, थैंक यू।